सांस्कृतिक आश्रम थाईलैंड के सहयोग से आयोजित आज के इस आभासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस आभासी कार्यक्रम का शीर्षक है हिंदी में अभिव्यक्ति। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं में हिंदी में अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने मनोभावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसका आधार पूर्णतया वैज्ञानिक है। हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। इसमें शब्द गढ़ने से लेकर वाक्य रचना आदि के विशेष नियम बनाए गए हैं। जो इन नियमों को सीखते हैं वे हिंदी सही रूप से बोल लेते हैं। हिंदी वह प्रवाह है जो पुराने का संग्रह करते हुए नएपन को भी अपनाने में संकोच नहीं करता है। हिंदी में अभिव्यक्ति आभासी कार्यक्रम के प्रथम भाग में अपना स्वागत भाषण लेकर आ रही हैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की उप महासचिव महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। आप सचिवालय को विश्वव्यापी हिंदी संस्थाओं से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हर उम्र और हर क्षेत्र से जुड़े हुए हिंदी प्रेमियों के मध्य एक सूत्र बनकर विश्व हिंदी सचिवालय की सक्रियता एवं कार्यकुशलता को आप प्रमाणित कर रही हैं। स्वागत भाषण के लिए मंच पर आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चीन के क्वांटम विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, न्यूजीलैंड से श्रीमती हिमानी मिश्र जी, थाईलैंड से श्रीमती शिखा रस्तोगी जी, स्वीडन से श्री डेविड डायमंड जी, थाईलैंड से कुमारी पवरिशा सिठोंगकम जी और न्यूजीलैंड से श्री ओम चंद्रा जी। जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी श्रोता एवं दर्शकगण, हिंदी प्रेमियों, आप सबको सादर प्रणाम। हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 1 के इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका मैं हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। अन्य सभी भाषाओं की भांति हिंदी भी 2 प्रकार की होती है, मौखिक हिंदी और लिखित हिंदी। हिंदी में किसी के साथ आमने सामने बातचीत करते हुए या भाषण देते हुए जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तब इसे हिंदी की मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। आज हिंदी के मौखिक रूप पर अपने विचार व्यक्त करेंगे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, जो चीन के क्वांटम विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस आभासी कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। हिंदी में एक ही भाव को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा हिंदी में अभिव्यक्ति करना और हिंदी के शुद्ध रूप का प्रयोग करना
अत्यधिक सरल हो सकता है। इसका प्रमाण उदाहरण देते हुए आज के कार्यक्रम के वक्ता हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री आपकी आवाज अनूप भार्गव जी प्रस्तुत करेंगे। हाँ, ठीक है, आ रही है आवाज? जी अब आ रही है जी। जी। विषय प्रवर्तन न्यूजीलैंड से श्रीमती हिमानी मिश्र जी करेंगी। आप साउथलैंड हिंदी पाठशाला में अध्यापिका हैं। छात्रों को आप हिंदी में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन और अर्थों का प्रयोग कैसे कराती हैं, इसकी ओर आप संकेत करेंगी। श्रीमती हिमानी मिश्र जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। समापन अभ्युक्ति थाईलैंड से श्रीमती शिखा रस्तोगी जी करेंगी। आप विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यों में दिल से सहयोग प्रदान कर रही हैं। श्रीमती शिखा रस्तोगी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सहयोगी विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी भी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। खुशी की बात है कि अलग अलग देशों के हिंदी अध्येता आज के आभासी कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। यह अभिव्यक्ति हिंदी में होगी। स्वीडन से श्री डेविड डायमंड जी, थाईलैंड से कुमारी पबरिशा सिथोंगखम जी और न्यूजीलैंड से श्री ओम चंद्रा जी का मैं विशेष स्वागत करती हूँ। और जूम एवं फेसबुक से जुड़े सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का स्वागत है। इस मंच पर जितने भी सम्माननीय अतिथिगण जुड़े हैं और हिंदी प्रेमी जुड़े हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। दिल्ली का लाइव प्रोग्राम उसने लिंक दिया। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए तथा सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को गुणगर्भित शब्दों में हिंदी की उपयुक्तता पर प्रकाश डालने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट किया जाता है। अब विषय प्रवर्तन कराने आ रही हैं न्यूजीलैंड से श्रीमती हिमानी मिश्र जी। भारत में आपने शिक्षिका की तथा शिक्षा सलाहकार की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। न्यूजीलैंड में हाई स्कूल में अध्यापन किया तथा समाज सेवा के प्रति आपके झुकाव ने आपको साउथलैंड माइग्रेंट वर्किंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। मंच पर आपका स्वागत है श्री हिमानी मिश्र जी। नमस्कार, सभी आदरणीयों का आभार और प्रतिभागियों का स्वागत। ये बड़ा ही अच्छा मंच है हमारे बच्चों के लिए, जिसमें वो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति का एक मंच समझ के अपने विचार रख सकते हैं। और हम लोग जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करके हम ये कर सकते हैं कि जो हम यहाँ कर रहे हैं अगर उसे उचित समझते हैं तो आप वो चीजें अडॉप्ट करके उसे भी अपने तरीके से अपना सकते हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना भाषा को अभिव्यक्त करने के 4 मूलभूत कौशल हैं। आप मजबूत नींव के बिना घर नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि घर हर मौसम में सीधा रहे। इसी तरह भाषा भी इन 4 नींवों का निर्माण किए बिना आप इनकी अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकते और पूर्ण वक्ता नहीं बन सकते।
अभिव्यक्ति जोड़े साथ साथ चलते हैं। जैसे जब आप पढ़ या सुन रहे होते हैं तो आप एक भाषा ग्रहण कर रहे होते हैं। इसे हम इनपुट कहते हैं। इनपुट केवल हिंदी पढ़ने और हिंदी सुनने की गतिविधि को संदर्भित करता है। यदि आप अच्छी तरह से हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे इनपुट की आवश्यकता होगी। यह हिंदी सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छी तरह से हिंदी सीखने के लिए आपको बहुत अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है। उसी तरह जब आप लिख या बोल रहे हैं तो आप एक भाषा का निर्माण कर रहे हैं। इसे हम आउटपुट कहते हैं या आउटपुट कहा जा सकता है। आउटपुट का तात्पर्य हिंदी बोलने और लिखने से है। किसी भी आउटपुट का उत्पादन करने से पहले आपको बहुत अधिक इनपुट की आवश्यकता होगी। जब भी आपको बोलने की इच्छा महसूस होगी तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप इन कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि आप उस भाषा की या हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति में धारा प्रवाह है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भाषा को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आप जब बोलते हैं तो सुनना अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा बोल रहा। कभी कभी यह कठिन हो जाता है क्योंकि शिक्षार्थी विशेष रूप से जिनके पास दूसरी भाषा के रूप में हिंदी है, वे अपनी प्राथमिक भाषा में सोचना चालू कर देते हैं। मुझे जो महत्वपूर्ण लगा कि हम कैसे हमारे इन विद्यार्थियों के साथ जुड़ें, तो मैंने यह पाया कि जैसे जब वो सोचना चालू करते हैं, जब उनका सोचना उनकी पहली जो भाषा है अंग्रेजी है अगर जैसे, उसमें जब वो बोलना चालू करते हैं या सोचना चालू करते हैं तो हमें भी हमारे पढ़ाने के तरीके में या उनसे कनेक्ट होने के तरीके में हमें पहले उन शब्दों का इंग्लिश में उनका प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद हमें उसे हिंदी में प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो जो छात्र हैं हमारे, जो विद्यार्थी हैं, हम उनके साथ उनका जो सोचने का जो दिमाग का उनका बेस है वहां से, और जो हम उन्हें नई चीज सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं उससे हम उन दोनों को जोड़ लेते हैं और वो उन्हें बेस देता है सही इनपुट लेने का। सही इनपुट लेने का मतलब उसे सुनने का, उनका हमारी जो वो लिसनिंग कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं और उसके बाद जिसे बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जैसे मैंने अभी मदर्स डे था, माँ का दिन था, मैंने उसमें 2-3 जो हमारी माँ के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, सुंदर है, हमारी माँ बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उन शब्दों को मैंने उनसे वाक्य बनाए, पहले अंग्रेजी में और फिर उनको हिंदी में लिखा। उन्हें पहले अंग्रेजी में पढ़ा, उसके बाद हिंदी में करा। और आपको ये जान के सबको आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि बहुत सारे छात्रों ने उसे बड़ी जल्दी से पकड़ा। उसे उन्होंने उसके बाद जब हमने उन्हें 2 दिन बाद उनसे पूछा कि आपकी माताजी को कैसा लगा, तो उन्होंने वो शब्द वापस उन्हीं में रिपीट करे, वही वाक्य बिल्कुल सही व्याकरण के साथ। तो एक तो मुझे ये जरिया अच्छा लगता है अभी। और दूसरा जो तरीका मेरे को उपयोगी लगा बहुत, वो कि जो शिक्षार्थियों का जो शौक है, उनकी हॉबी है और उनके परिचित चित्रों से जोड़ना है। जब हम उनके शौक और उनके परिचित चित्रों से उनको जोड़ते हैं, वो बड़ा अच्छा माध्यम है उन्हें सही रूप में सही व्याकरण के साथ छोटे छोटे वाक्य बनाने में, उन्हें वो बहुत सहयोग देता है और ये काफी कारगर भी रहा है जो जो हम हमारे विद्यार्थियों को सिखाते हैं।
और उनके वर्णन करने से जो उनके शौक हैं और जो उनके परिचित चित्र हैं, वो हमने ये पाया कि वो उससे बड़े प्रोत्साहित होते हैं। क्यों? उन्हें ये लगता है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हमारी हम बोल रहे हैं, या हम उन्हें जो बोलने के लिए या सीखने के लिए या सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो उनसे डायरेक्ट रिलेट करता है। एक बार और इसी तरीके से क्या होता है, हम उनकी शब्दावली को, वोकैबुलरी को डेवलप करते हैं। और वो सबसे जरूरी चीज है जब हम ये बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, इनपुट और आउटपुट की। तो ये इनपुट जो शब्दावली का सुनने का है और फिर उसे बोलने का है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक बार शब्दावली बन जाती है, तब हम उस अगले चरण के बारे में काम शुरू कर सकते हैं, जो कि है बोलना। इसीलिए संक्षेप में, यदि आप वास्तव में अच्छी तरह से हिंदी सीखना चाहते हैं या कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, तो पढ़कर, उसे किसी अच्छे वक्ता से सुनकर, पॉडकास्ट देखकर, हमारे हिंदी के बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल आते हैं, आदि से प्रचुर मात्रा में हम व्याकरण की दृष्टि से इस तरीके से हम ये सही इनपुट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम बच्चों को अगर उनके साथ, उनके जिसे वो पसंद करते हैं उसके साथ जोड़ेंगे, तो हम इस भाषा को बहुत जल्दी आगे ले जा सकते हैं। और जब आप तैयार हो जाएं, ये अपना इनपुट आपका पूरा हो जाए, बराबर हो जाए, तो भाषा विशेषज्ञ वक्ताओं के साथ हम उन्हें बोलने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम भाषा, भाई हम अपने आप को भाषा विशेषज्ञ तो नहीं मानते, पर हमारा ये सोचना है कि जब हम बच्चों को एक छोटे से 2-4 शब्द दे के भेजते हैं और उन्हें बोलते हैं आप अपने वाक्यों में लाइए, हम उन्हें उदाहरण दे के समझाते हैं, हम उनके चित्रों के उनसे परिचित चित्रों से समझाते हैं, तो ये हमने काफी पाया है कि बच्चे जब वापस आते हैं, तो उनका जो वाक्य निर्माण की जो उनकी जो क्रिया है, वो जरा थोड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, और जो वो लोग इसमें ग्रैस्प करते हैं, वो उनके पास सदैव के लिए बना रहता है। मैं आप सबका धन्यवाद चाहूंगी कि आप लोगों ने हमें, और हमारे साउथलैंड, हम तो एक बिल्कुल कोने में, आखिरी, दुनिया के आखिरी कोने में है हम लोग, जहां हम ये स्कूल चलाते हैं। आपने हमारे विद्यार्थियों को और हमें ये मौका प्रदान करा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आज के आभासी कार्यक्रम के विषय पर प्रकाश डालने के लिए तथा प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने हेतु श्रीमती हिमानी मिश्र जी ने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया है, उसके प्रति हम आभारी हैं। आपने भाषा के चारों कौशलों पर बात की, भाषा सीखने में इनपुट और आउटपुट की क्या आवश्यकता होती है, उस पर प्रकाश डाला, तथा शब्दावली विकास के साथ साथ भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर भी आपने बल दिया। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस पर आपने थोड़ा सा विस्तार से बताया, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। आज का हमारा जो प्रथम प्रतिभागी हैं डेविड डायमंड जी, वैसे तो हमें लिस्ट पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यदि आप जुड़ गए हैं, शायद जुड़ गए हैं मैडम। डेविड जी जुड़ गए हैं जी, जुड़ गए क्षमा हैं। कीजिए सर, मैंने आपको नहीं देखा, अब दिख रहा हूँ। अगली प्रस्तुति आप ही की है। भाषा तभी तक जीवित रहती है जब तक लोग उसका व्यवहार करते हैं। भाषा के अस्तित्व की रक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सुगमता से नई पीढ़ी को अपने आप से जोड़ती है। अब हिंदी में अभिव्यक्ति करने आ रहे हैं स्वीडन से श्री डेविड डायमंड जी। आपने स्वीडन के उपसला विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तक की पढ़ाई की है, और आप अभी हिंदी भाषा के लिए अनुसंधान सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। श्री डेविड डायमंड जी, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, और धन्यवाद
सबसे पहले डॉक्टर माधुरी रमदारे इस मौके के लिए देने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई इस मौके के लिए, और अब सब लोग मिलने यहाँ पे। तो मैं स्वीडन से हूँ, मेरा नाम डेविड है, और मैं 2017 में अपना बैचलर्स हिंदी में मैंने शुरू किया, और पिछले साल मैंने मास्टर्स समाप्त किया उपसला यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं दूसरा शहर में मैं रहता हूँ, गॉथेनबर्ग इसका नाम, दूसरा मतलब सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरा शहर स्वीडन में है, और तो काफी दूर है उपसला। लेकिन मैं ऑनलाइन बहुत काम मैंने किया, और कभी कभी मैं गया उपसला, और मेरे प्रोफेसर हाइंस वर्नर वेस्लर और दूसरे लोगों से मिले। तो लेकिन पहली बार मैं दिल्ली 2013 और 14 में रहता था, और उधर मैं एक लैंग्वेज मतलब एक भाषाएं की स्कूल में मैं हिंदी सीखता था, और उर्दू भी और ब्रज भाषा भी सीखता था। और दरअसल मैं इस समय भी इस स्कूल में ही, तो मैं बुनियादी हिंदी मतलब व्याकरण वगैरह मैंने सिखाना भी शुरू किया। और तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली के बारे में मैं कुछ बताया, क्योंकि दिल्ली मेरा मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली मेरा सर्वप्रिय शहर है, बस भारत में नहीं पर सारी दुनिया में है। तो मैं 1.5 साल उधर रहता था। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जहाँ पे मैं पत्नी के साथ और 3 बच्चे, 3 छोटे बच्चे, 3 लड़कियां हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला मैं दिल्ली इस तरह मैंने लिखा कि फरवरी महीना, भारत की वसंत, 2 पहाड़ डालें, आसमान पर लेटा हुआ लाल सूरज, एक हल्का ज़मीर, लोधी उद्यान में भटकता हुआ, शांति खामोशी। शायद कुछ आवाज आती है रास्ते, जरूर लेकिन शांति खामोशी, और ये मेरे लिए दिल्ली है, ये मेरा सर्वप्रिय शहर है। और मेरे सम्मोहन दिल्ली के लिए एक शब्द सहीर करें, और ये परत है, लेयर्स, परत। तो ऐतिहासिक मामले में को लेकर दिल्ली जैसे कई शहर हैं, एक शहर में ही होते हैं। ये पुरानी दिल्ली के बाजार जो मुगल के जमाने के हैं, या दक्षिण दिल्ली का कुतुब मीनार, या ब्रिटिश राज के जमाने से नई दिल्ली, इसमें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और राजपथ, इसका नाम अभी कर्तव्य पथ है। और मुझे लगता है ये से भिन्न सामान्य और शहर एक साथ मौजूद होते हैं, एक शहर में है, और ये मेरे लिए बहुत दिल्ली के लिए सम्मोहन है। तो जब मैं दिल्ली में रहता था, तो पहले 6 महीने में मैं साउथ एक्सटेंशन में एक पंजाबी परिवार के घर में ठहरता था, और इस इलाके के सामने वाले बाग एक ऐसा पोश 21वीं शताब्दी का बाजार है। लेकिन पर जब मैं कॉलोनी के अंदर घूम रहा था, तो 20वीं शताब्दी वाली इमारत के आसपास मुझे अलग अलग दिल्ली सल्तनत या लोधी जमाने के ऐतिहासिक स्थल मिले, जैसे दरिया खान का मकबरा वगैरह। तो ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प देखना कि इस आधुनिक शहर के अंदर साथ साथ बहुत पुराने इमारतें हम देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एक पुराना शहर बीच आधुनिक शहर है, तो ये बहुत दिलचस्प है। तो मेरे देश के नगरों और इलाकों के मकान ज्यादातर वर्गाकार हैं, आधुनिक और व्यवहार उपयोगी इमारतें हैं, पर उनमें जैसे कोई जीव नहीं है।
पर दिल्ली और भारत में सचमुच अलग हैं। मेरे लिए, मेरे अनुभव से उसके मतलब दिल्ली का मकान, रास्ते और इलाके जैसे जीवित है, अलग अलग रंगों और आकारों से बने हुए हैं। तो मेरे देखता चलते चलते मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। तो मुझे याद है जब मैं पहली बार दिल्ली और भारत पहुंच गया तो मैं 21 साल का था और बहुत जवान था। तो हम कुछ लोग साथ साथ जा रहे थे। तो हम पहले 2 हफ्ते हरगंज में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट ठहरे। तो मेरे लिए इस समय एक नया और अलग दुनिया खुल गई थी। ये मैं पहली बार यूरोप के बाहर गया, तो बहुत दिलचस्प था मेरे लिए। और इस जगह में और इस दुनिया में अनथीन रास्तों, मकानों और दुकानों की बुलबुलियां थी, जिसमें घूमना और देखना और खोज निकालना मुझे बहुत पसंद था। और लगभग 10 साल इसके बाद जब मैं दिल्ली में रहता था, जैसे मैंने बताया, तो तब भी दिल्ली की रास्तों गांटू के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत भटकना, नए इलाके, नए लोगों से मिला और क्योंकि हर जगह में नई दृष्टि, विशेष इमारतें और नए अनुभव हैं। तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में सम्मिलित है, और न सिर्फ वर्तमान हिंदुस्तान, मध्यकाल, आदिकाल भी, सब कुछ, जैसे हर भाषाएं, संस्कृतियां और अलग अलग लोगों जो हिंदुस्तान के सारे कोने से आए हुए हैं, वो एक जगह में इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे दिल्ली पूरे भारत के एक प्रतिबिंब है, हम शायद कह सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि शायद हम कह सकते हैं कि दिल्ली जैसे भारत का दिल है। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, तो धन्यवाद इस मौके के लिए। और मैं बहुत खुशी हूँ आपसे सब लोगों से मिले। धन्यवाद। आपने अपनी अनुभूतियों को हमारे सामने रखा। बहुत सुंदर शब्दों में और सारगर्भित शब्दों में आपने दिल्ली का वर्णन किया। हिंदी में अभिव्यक्ति पर आपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। इसके लिए श्री डेविड डायमंड जी, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। प्रसिद्ध भाषाविद भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों का समूह होती है। इससे भाषा के विकास में व्यक्ति और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जब भाषा का शुद्ध व्याकरणिक प्रयोग करता है, तभी भाषा का प्रचार प्रसार हो पाता है। दूसरी ओर अन्य भाषा भाषियों के संसर्ग में से समाज के स्तर पर भाषा नया रूप अपनाती है। हिंदी भाषा में चयनित विषय पर अभिव्यक्ति करने आ रही है थाईलैंड से सुश्री पवरिशा श्रीथोंगकम जी। आप थाई भारत सांस्कृतिक आश्रम से हिंदी पढ़ती हैं और आपका हिंदी भाषा तथा भारतीय संस्कृति के प्रति विशेष प्रेम है। श्री पवरिशा श्रीथोंगकम जी, आपका स्वागत है। ดารณียประธานวิชวะฮินดีสจิวาลัยมอริชัสजी, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पवरिशा है। मैं थाई भारत सांस्कृतिक आश्रम बैंकॉक में हिंदी की छात्रा हूँ। मैं भारत के बारे जानना चाहती हूँ। भारत बड़ा देश है, परंतु किसी देश के बारे जानने के लिए जरूरी है कि उस देश की भाषा को जाने। इसलिए मैं हिंदी सीख रही हूँ। मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे आज यहाँ कुछ कहने का अवसर दिया है। मैं आपको भारत की बैसाखी, और जिसे थाईलैंड में हम संक्रांत बैसाखी या चल उत्सव कहते हैं,
इसके बारे बताती हूँ। संक्रांत, बैसाखी, चल उत्सव। संक्रांत दिन को थाईलैंड में नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सारे परिवार को इकट्ठे होते और एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है। इसके अलग अलग शहरों में जो लोग बैंकॉक के में काम करते हैं वे बैसाखी उत्सव को मनाने के लिए वापस अपना अपना घरों को जाते हैं। इन दिनों सारा बैंकॉक खाली लगता है। इन दिनों सारा बैंकॉक खाली लगता है। यह उत्सव 13 अप्रैल को होता है और सारे थाईलैंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संक्रांत का थाई भाषा में अभिप्राय बदलाव है, परिवर्तन है। इस दिन सूरज भी अपना स्थान बदलता है, दिशा बदलता है। इसके अतिरिक्त इसे जल उत्सव, पानी का त्योहार भी कहते हैं, जैसे भारत में होली कहते हैं, रंगों का त्योहार भी कहते हैं। सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और पुरुष खूब पानी से खेलते हैं। उनका विश्वास है कि यह पानी सभी पापों को धो देता है, मिट देता है। ललाई चक्रे मिट जाते हैं और हम फिर मित्र बन जाते हैं। यह दिन प्रातः साधुओं को दान पुण्य देने से शुरू होता है। पक्षियों को पिंजरों से आजाद आकाश में छोड़ दिया जाता है। पशुओं को भी आजाद किया जाता है। इस दिन लोग अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हैं। उनके हाथों में खुशबू से युक्त सेंट और साफ पानी डालते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बदले वे उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देते हैं। दोपहर के बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति पर पवित्र जल फूलों के साथ जलाते हैं। ये उत्सव सारे थाईलैंड में जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सबका धन्यवाद। धन्यवाद पवर्षा जी। आपने बैसाखी उत्सव थाईलैंड में कैसे मनाया जाता है तथा उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। हिंदी में अपने विचारों तथा भावनाओं को आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ साथ संस्कृति की संभाविका भी होती है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ती है तथा सांस्कृतिक धरोहर के आदान प्रदान में पुल का काम करती है। वह नई पीढ़ी में संस्कार भरती है। इस दिशा में हिंदी भाषा सदैव खरी उतरी है। अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं इस आभासी कार्यक्रम के तीसरे युवा प्रतिभागी न्यूजीलैंड से ओम चंद्रा जी को। आप 12 साल के हैं और आप न्यूजीलैंड के साउथलैंड हिंदी स्कूल के छात्र हैं। आप महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री ओम चंद्र जी। नमस्कार, मेरा नाम ओम है और मैं न्यूजीलैंड के एक शहर इन्वरकागल में रहता हूँ। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वर्डन कॉलेज है।
मैं हर शनिवार को सतलैंड हिंदी स्कूल जाता हूँ, जहाँ मैं वरिष्ठ स्तर पर हिंदी सीख रहा हूँ। अब मैं आपको नारी शक्ति पर कुछ शब्द कहना चाहूँगा। आज के समय में नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पहले के अपेक्षा नारी तो समृद्ध हुई है, फिर भी अभी भी बहुत कमी है, जिसको दूर करना जरूरी है। अभी भी नारी के बारे में अगर कोई फैसला लेना हो तो उसके माता पिता भाई या उसका पति के द्वारा ही लिया जाता है। आज भी रोज नारी के शोषण की खबरें अखबार में पढ़ने को मिल जाती है। हमारे भारतीय समाज में नारी को देवी का रूप माना जाता है। हमें जन्म देने वाली एक नारी ही होती है। एक नारी ही हमारी माँ, बहन, बेटी और पत्नी होती है। नारी को त्याग की मूर्ति भी कहा जाता है। अब मैं इस पुरुष प्रधान समाज के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। कौन कहता है कि नारी कमजोर होती है? आज भी उसके हाथ में अपने सारे घर को चलाने की दौड़ होती है। वो तो दफ्तर भी जाती है और अपने घर परिवार को भी संभालती है। एक बार नारी की जिंदगी जीको तो देखो, अपने पुरुषार्थ पर सवाल उठाएगा। अब हौसला बन तू उस नारी का, जिसने मुश्किल सह के भी हमेशा तेरा साथ दिया। तेरी जिम्मेदारी का बोझ भी खुशी से तेरे संग बांट लिया। चाहती तो वो भी कह देती मुझसे नहीं होता, पर वो तो नारी है। सारे दुखों को अपने में समेटते हैं। उसकी सक्षमता क्या किसी ने काफी है? हाँ वो तो नारी है, हाँ वो तो नारी है। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे इस मंच पर आने का अवसर देने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद ओमचंद्र जी। आपने नारी शक्ति पर बहुत सुंदर विचार प्रकट किए हैं। पुरुष प्रधान समाज में नारी की जो विडंबना की स्थिति बनी हुई है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। लोगों की मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस पर अगर हम सब सोचकर सब एक साथ कदम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि एक दिन जो आप सोच रहे हैं, जो हम सब सोचते हैं, एक स्वर्ग की स्थापना करने के लिए इस संसार में वह हो पाएगी। अब हिंदी देववाणी संस्कृत की पुत्री है। यह भारत की महान सभ्यता से जुड़ने का तार है। हिंदी में शिष्टता, शालीनता और सभ्य व्यवहार है। अब हमें हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति कुशलता के विषय में बताने आ रहे हैं आज के वक्ता श्री अनूप भार्गव जी। आपने अमेरिका में रहकर हिंदी से प्यार है संगठन की स्थापना की है। यह संगठन हिंदी के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व और सक्रिय भूमिका निभा रही है। आइए
इस कर्मठ हिंदी सेवी से हिंदी की अभिव्यक्ति पर इनका वक्तव्य सुनते हैं। श्री अनूप भार्गव जी, मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सोमदत्त जी। मैं विश्व हिंदी सचिवालय का आभारी हूं इस श्रृंखला को शुरू करने के लिए और मुझे इसमें बोलने का अवसर देने के लिए। मैं अपनी बात बहुत बहुत संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं जो भाषा के प्रयोग से संबंधित है। संक्षेप में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भाषा को सरल रखिए। भाषा आपके शब्द ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। भाषा का सिर्फ एक उद्देश्य है, अपनी बात को सही तरीके से सरल शब्दों में कहा जाए। अभिव्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। आपके बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग या उनका ज्ञान इतना महत्व नहीं रखता। दूसरी बात जो मैं इसके विपरीत लगेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाषा आपके शब्द ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन सही शब्द का प्रयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी अभिव्यक्ति। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमें कई बार लगता है कि एक ही शब्द के लिए, एक ही भाव के लिए हमारे पास बहुत से शब्द हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि वो सभी शब्द, यद्यपि उन्हें समानार्थक शब्द कहा जाए, लेकिन वो एक ही शब्द नहीं है, उनमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। उदाहरण के तौर पे पांव के लिए अगर मैं कहूं पद, पग, पांव, पैर, पाद या चरण, इनमें एक महीन सा अंतर है और अगर आप इस अंतर को समझेंगे तो आप सही शब्द का प्रयोग करेंगे और आपकी अभिव्यक्ति बेहतर हो पाएगी, है ना। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि अगर आप किसी विशेष विधा में बात कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप कविता की बात कर रहे हैं, कविता में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपकी अभिव्यक्ति ही नहीं, आपको उसके व्याकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कविता की बात लें तो कविता में भी बहुत सी विधाएं होती हैं। दोहा होता है, हाइकू होता है, नवगीत होता है, गजल होती है। तो यदि आप इन विधाओं में बात कर रहे हैं तो आपको जरूरी हो जाता है कि आप इसका व्याकरण भी सीखें, है ना। तो एक ये बात ध्यान में रखनी होगी। एक बात और कि शब्दों का सही प्रयोग तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब आप किसी विशेष विधा की बात करते हैं, विशेषकर कविता की बात करते हैं, तो कुछ बातें अलंकार के माध्यम से भी कही जाती हैं और अलंकारों का प्रयोग जो है वो भाषा को सुंदर बनाता है, आपकी अभिव्यक्ति को सुंदर बनाता है, उसे मीठा बनाता है और कई बार कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है। तो उसको भी आप सीखने का प्रयास करें, है ना। तो यही बात मुझे कहनी थी। अब मैं अपना जो वक्तव्य है वो मैं अपने प्रिय कवि कुंवर नारायण जी की एक छोटी सी कविता के साथ करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने भाषा के प्रयोग की बात की है। तो कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था।
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न उसमें ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो बात इसी भाषा को सहूलियत से बरतने की है। आप जितना इसे समझ पाएंगे उतनी ही बेहतर अभिव्यक्ति दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा की विशेषता, अभिव्यक्ति में शब्द चयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए हम श्री अनु भार्गव जी को धन्यवाद करते हैं। हिंदी एक बहती धारा है। हिंदी चमकता एक तारा है। हिंदी से हमारी पहचान बनी है। हिंदी भारत माँ की शान बनी है। हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम आप्तवाक्य से जिस विश्व परिवार की स्थापना की परिकल्पना की है, उस परिवार को जोड़ने का आधार हिंदी ही है। हिंदी में ज्ञान के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अब हमारे समक्ष आ रहे हैं चीन से डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। आपने भारत में बीए और एमए की पढ़ाई की है और फणीश्वरनाथ रेणु कृत उपन्यास महिला आंचल तथा चीनी उपन्यास पाइसु मा मैदान में चित्रित ग्रामीण परिवेश पर अपना पीएचडी भी किया है। अभी आप क्वांगटोंग विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। आप हमें अपना अध्यक्षीय भाषण सुनाएंगे। मंच पर आपका स्वागत है, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। विवेक जी, आपका म्यूट है। जी, अब ठीक है। जी, बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय डॉक्टर माधवी राम धारी जी, अनूप भार्गव जी, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, डॉक्टर सोमनाथ काशी जी, शिखा रस्तोगी जी, डेविड जी, आदरणीय मीरा सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आज विश्व हिंदी सचिवालय ने मुझे जो अवसर दिया है आज जुड़ने के लिए, इसके लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय का बहुत बहुत आभारी। आज हमारे जो प्रतिभागी थे, प्रतिभागियों का जो कथन था उसको सुनने के बाद, चाहे वो डेविड जी हो या पवरिशा जी हो, उनके बातों से हिंदी के प्रति जो प्रेम लगा मुझे, वो यहीं से सिद्ध करता है कि हिंदी जो है हमारे दो देशों के संबंध को कैसे प्रगाढ़ कर रही है और कैसे एक सेतु के रूप में काम कर रही है। तो आप जो हिंदी पढ़ने के बाद जो उनका भारत के प्रति प्रेम बढ़ा, जो उनके भारत के प्रति दृष्टिकोण बढ़ा, या निश्चित रूप से हमारी जो हिंदी है वह दो संस्कृतियों के मध्य, दो देशों के मध्य एक सेतु का काम कर रही है। और निश्चित रूप से हमारी जो हिंदी रूपी सेतु है वह भारत और अन्य देशों के साथ जो सांस्कृतिक संबंध है उसको निश्चित रूप से प्रगाढ़ करती रहेगी। जो हमारे ओम जी थे, ओम जी ने जो अपने वक्तव्य रखे महिला पर, नारी सशक्तिकरण पर, उन्होंने जो अपने विचार रखे और प्राचीन भारतीय परंपरा का उन्होंने बताया भी कि प्राचीन भारत में, वैदिक भारत में नारी की क्या स्थिति थी और नारी को समाज में क्या स्थान प्राप्त था और वर्तमान समय में क्यों हमें
वह नारी के स्थान को बताना, वापस लाना, पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। उनका वक्तव्य भी बहुत ही सारगर्भित था। आज इस संस्था के माध्यम से हम हिंदी के मौखिक रूप पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी के मौखिक रूप को कैसे ठीक किया जाए और यह कितना आवश्यक है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों को तो हिंदी के मौखिक रूप पर तो ध्यान दिलाना ही चाहिए प्रारंभ में, लेकिन यह भी देखें कि जो हिंदी में पढ़ाई हो रही है वह किस स्तर पर हो रही है, और जो हिंदी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका हिंदी पढ़ने का उद्देश्य क्या है। जैसे मैं यहाँ चीन में पढ़ा रहा हूँ, हमारे यहाँ चीन में 4 वर्षों की हिंदी होती है, तो विद्यार्थी 3 साल हिंदी पढ़ते हैं और चतुर्थ वर्ष में एक शोध निबंध भी लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष विद्यार्थियों को हिंदी में शोध निबंध लिखते हैं, तो हम विद्यार्थियों, हमारे लिए यहाँ अनिवार्य है कि हम विद्यार्थियों को मौखिक हिंदी को सिखाए ही, साथ ही साथ उन्हें जो लिखित हिंदी है, साहित्यिक हिंदी है, उसको भी सिखाया। इसीलिए हम लोग यहाँ अपने विश्वविद्यालय में, चीन के विश्वविद्यालय में, हम लोग प्रथम वर्ष में बोलचाल की हिंदी पर, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में बोलचाल की हिंदी पर ध्यान देते हैं। लेकिन हम जैसे हमारे शब्द हिंदी में तो शब्द भंडार है, एक शब्द के 10 पर्यायवाची शब्द हैं, 20 पर्यायवाची शब्द हैं, तो हम लोग पढ़ाते समय, हिंदी शब्द पढ़ाते समय द्वितीय वर्ष से ही बच्चों पर बताते चलते हैं कि यह जो है यह जो शब्द है, या इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में किया जाता है और इस शब्द का प्रयोग लिखित भाषा में, साहित्यिक भाषा में ज्यादा किया जाता है। और तृतीय वर्ष से हम उन्हें लिखित भाषा, साहित्यिक भाषा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कराते हैं, क्योंकि चतुर्थ वर्ष में उन्हें हिंदी में एक शोध पत्र लिखना होता है, और यदि उस शोध पत्र को वे बोलचाल की भाषा में लिखेंगे तो वह हास्यास्पद हो जाएगा। दूसरी बात, चीन में जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं तो उनका एक उद्देश्य तो निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त करना होता है, लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है यहाँ पर, वह है हिंदी के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को जानना, भारतीय संस्कृति को जानना, भारतीय साहित्य को, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण जो है उनके हिंदी के माध्यम से उन सबको जानना है। तो ऐसी स्थिति में यदि केवल हम उन्हें बोलचाल की हिंदी सिखा देंगे तो फिर वे उस पर शोध नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसके अलावा चीन में अनवरत रूप से हिंदी साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद कार्य चल रहा है, प्राचीन काल में भी चलता था और वर्तमान समय में भी चल रहा है। जो हमारे अभी फिल्मों का तो अनुवाद हो ही रहा है, जो हमारे धार्मिक सीरियल है रामायण, महाभारत, उनका भी अनुवाद हो रहा है। इसके अलावा रामायण, वाल्मीकि रामायण का, महाभारत का अनुवाद हिंदी से संस्कृत से चीनी में हो चुका है। इसके अलावा मैला आंचल हो या सेवा सदन हो या निर्मला हो, इसका अनुवाद भी हो चुका है। तो हम अपने विद्यार्थियों को अनुवाद की दृष्टि से भी तैयार करते हैं कि यदि हमारे हिंदी के विद्यार्थी कालांतर में जाकर स्नातक करने के बाद यदि वे अनुवाद करते हैं तो उन्हें अनुवाद करने समय केवल हम उन्हें यदि बोलचाल की भाषा ही पढ़ाएंगे तो फिर वे उस अनुवाद कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, शोध कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम चीन में हिंदी पढ़ाते समय यहाँ पर, क्योंकि चीन में जो हिंदी है वह बाजार की भाषा बनी हुई है, व्यापार की भाषा बनी हुई है, इन दोनों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन इसके साथ ही चीन में जो हिंदी है वह शोध की भी भाषा बनी हुई है, अनुवाद की भी भाषा बनी हुई है। ऐसी स्थिति में हम अपने विद्यार्थियों को बोलचाल की भाषा के साथ साथ हम उन्हें साहित्यिक भाषा, लिखित भाषा का भी ज्ञान कराते हैं। और किसको कितनी विदेशी भाषा आती है, इसका प्रभाव शोध साहित्यिक भाषा से ही होती है। बोलचाल की भाषा तो आसान है सीखना, लेकिन आपको उस भाषा विशेष से कितना प्रेम है और आप कितना उस लगाव है उस भाषा से, या उसकी भाषा के में जो शब्दों का जो चयन होता है, जो लिखित भाषा के चयन होते हैं, जो साहित्यिक भाषाओं का चयन होता है, इसी से परिलक्षित होता है कि वह विद्यार्थी, वह शोधार्थी, वह हिंदी प्रेमी हिंदी के प्रति कितना संकल्पित है, कितना समर्पित है और हिंदी से कितना प्रेम। इस प्रकार मुझे लगता है कि जो मौखिक हिंदी है वह तो आवश्यक है ही, निश्चित रूप से आवश्यक है। प्रथम द्वितीय वर्ष से हमारे विद्यार्थी मौखिक हिंदी पढ़ते हैं, गलत भी बोलते हैं, तब भी हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप कम से कम पहले बोलने का तो सीखिए, बोलिए, गलत ही बोलिए, सब कोई गलत शुरुआत करता है। लेकिन तृतीय वर्ष से हम उन्हें
लिखित हिंदी, साहित्यिक हिंदी पर विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे विद्यार्थी भविष्य में जाकर जब भी भारतीय साहित्य का, वेद का, रामायण का, महाभारत का अनुवाद कार्य करेंगे, शोध पत्र लिखेंगे बीए में, एमए में, पीएचडी में, तो उन्हें भाषाई समस्या नहीं आएगी। उनका जो शोध पत्र होगा वह उन्नत स्तर का होगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि हमें सिखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस स्तर के विद्यार्थी हैं और किस स्तर के विद्यार्थियों को हम सिखा रहे हैं, और जो देश में विद्यार्थी सीख रहे हैं उनका हिंदी सीखने का उद्देश्य क्या है। यदि व्यापार ही उद्देश्य है तो हम उन्हें बोलचाल की भाषा पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन यदि उनका उद्देश्य अनुवाद भी है, शोध भी है, तो निश्चित रूप से हमें लिखित भाषा, साहित्यिक भाषा ही पढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर जो चीन में जो हिंदी की स्थिति है वो बहुत ही उत्तम है। पिछले तो 50 सालों में रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मैलांचल, निर्मला, तमस आदि का हिंदी एवं संस्कृत ग्रंथों का यथारूप, ये जिस रूप में है, गद्य रूप में है तो गद्य, पद रूप में है तो पद रूप में चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है, और वर्तमान समय में भी अनुवाद कार्य अनवरत रूप से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि मौखिक भाषा निश्चित रूप से अनिवार्य है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जैसे ही विद्यार्थी उच्च स्तर पर पढ़ना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से हमें उसे साहित्यिक हिंदी का, लिखित हिंदी का, जो स्टैंडर्ड हिंदी हम लोग बोलते हैं, जिसमें तत्सम एवं तद्भव शब्दों की प्रधानता होती है, शुद्ध हिंदी की, जिसमें देशज एवं विदेशज शब्दों की प्रधानता नहीं होती है, तो तत्सम एवं तद्भव शब्दों की प्रधानता वाली हिंदी हम विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में सिखाते हैं। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। आपने हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डाला, साहित्यिक भाषा की आवश्यकता पर भी आपने बात कही। अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति के विविध पहलुओं का सिंहावलोकन कराने के लिए डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को धन्यवाद। धीरे धीरे आज के आभासी कार्यक्रम के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब हम समापन अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित करते हैं थाईलैंड की श्रीमती शिखा रस्तोगी जी को। मूलतः आप अध्यापिका हैं, लेकिन आपने आकाशवाणी के में विविध विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं तथा आपकी कविताएं और आलेख कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप बैंकॉक थाईलैंड के GIIS शैक्षणिक संस्थान में विभागाध्यक्ष का पद संभाल रही हैं। समापन अभिव्यक्ति के देने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है श्रीमती शिखा रस्तोगी जी। सर्वप्रथम मैं विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति श्रृंखला के भाग 1 की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है, और उसके साथ ही विश्व के अनेक विद्यार्थियों को, अनेक हिंदी अध्यापकों को, अनेक हिंदी विज्ञों को इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज उन्होंने जो मुझे इस कार्यक्रम के समापन की कार्यभार नहीं कहूंगी, समापन की जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम जो विषय परिवर्तन करने के लिए न्यूजीलैंड से मिश्र जी हमारे सामने प्रस्तुत हुई, उन्होंने विषय परिवर्तन के अंदर इतने सुंदर ढंग से हमें ये बताया कि चारों कौशल किस प्रकार से हिंदी में अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। ये बिल्कुल सही है। जब हम हिंदी पढ़ाते हैं तो पठन, लिखन, सुनना, श्रवण करना ये बहुत जरूरी होता है। बिना अच्छे तरीके से श्रवण करके शब्दों के चयन के माध्यम से सुनना और लिखना और उसको पढ़ना, बोलना, ये चारों जो इसके कौशल हैं वो बहुत जरूरी है। तभी एक हिंदी भाषी या कोई भी भाषा का जो विज्ञ है वो प्रफुल्ल बनता है।
तो इन चारों क्वेश्चनों को हमें अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मन के उद्गार हमारे सामने प्रस्तुत किए, उसके लिए मैं डेविड जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। डेविड जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, दिल्ली भारत का दिल है। ये बात मुझे छू गई कि दिल्ली भारत का दिल है, वास्तव में दिल्ली भारत का दिल है। वहां पर प्राचीनता और नवीनता दोनों का बहुत सुंदर समागम है और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपने मन के उद्गार हमारे सामने उद्वेलित किए। मैं उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बड़ी सहजता के साथ हमारे समक्ष दिल्ली के बारे में अपने विचार रखे। पविसीरा थाईलैंड से, उन्होंने हमारे सामने बैसाखी, उसको मैं ये कहूंगी कि थाईलैंड की होली, जो भारत की होली है थाईलैंड की होली है, उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से होली का वर्णन हमारे समक्ष किया। जैसे भारत में होली रंगों का त्योहार है, ऐसे ही थाईलैंड के अंदर होली पानी का त्योहार है, जल उत्सव है, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने जो बात कही है, जैसे बैसाखी सूर्य की किरणें हमारे त्वचा को जलाती हैं, गर्मी पड़ती है और हम रंग डालते हैं, ऐसे ही थाईलैंड के अंदर अप्रैल महीने के अंदर ये बर्फ का त्योहार होता है, पानी का त्योहार होता है, गर्मी होती है, स्किन जल रही होती है और उस समय ये पानी से खेला जाता है। तो ये मकर संक्रांति, बैसाखी, सूरज का परिवर्तन होना, सूर्य का अपने स्थान से बदलाव आना, ये बहुत अच्छे ढंग से पविसीरा ने बताया। मैं उस पविसीरा को भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उसके बाद आज के जो संचालन कर रहे हैं सोमदत्त जी, बहुत सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हैं और उन्होंने जो ये बात कही है कि भाषा विचारों की वाहिका है, बहुत सही बात है, भाषा विचारों की वाहिका है। हम बिना भाषा के अपने भावों को संप्रेषित नहीं कर सकते। भाषा संप्रेषण करने का एक माध्यम है, तभी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी से प्यार है, मेरे दादा अनूप भार्गव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से शब्द चयन का प्रदर्शन, नहीं अपनी बात को सरल ढंग से व्यक्त करना चाहिए, शब्दों का चयन भी जरूरी है, शब्दों का प्रयोग भी जरूरी है। उसके साथ जो उन्होंने बड़ी बात की, अलंकारों का ज्ञान होना कविता को बहुत सुंदर बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अलंकार वह आभूषण है जो कविता के अंदर, जैसे एक नारी की शोभा जेवर से है, आभूषण से, ऐसी हमारी अलंकार की शोभा हमारी कविता के अंदर है। मैं एक प्यारे से नन्हे से ओम जी, जो केवल 12 साल के हैं और 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, न्यूजीलैंड से, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने छोटे, आज जहाँ पर बच्चे अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, वो हिंदी सीख रहे हैं। ऐसे बच्चों को हमें सामने लाना चाहिए और विश्व हिंदी सचिवालय इस मंच के माध्यम से ऐसे बच्चों को हमारे समक्ष ला रहा है। और ओम ने जो बात कही महिला सशक्तिकरण की, नारी के स्वरूप की, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बात बताया हमें, मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उसके बाद आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने, ये मैं कहूंगी कि ये मंच की शोभा है और चीन के अंदर जिस तरीके से वो सारे क्वेश्चनों के माध्यम से हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं, और अभी आगामी उनका जो यूरोप का विजिट है, जो यूरोप के शिक्षक बन के जा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई भी देती हूँ। और साथ उनके द्वारा कही गई ये बात कि हिंदी मौखिक भाषा, लिखित भाषा और साहित्यिक भाषा, इन तीनों को वो अपने छात्रों को सिखाते हैं और सबसे पहले हमें मौखिक भाषा को सिखाना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा पहला शब्द माँ बोलता है, वो पहले बोलता है, उसके बाद वो अपने भावों को पहले हाथों से इशारा करता है और फिर वो मुंह से बोलता है, और बोलने के बाद वो लिखने की ओर अग्रसर होता है। मैं हिंदी सिखाती हूँ थाईलैंड के अंदर, मैं 5 सेंस को लेती हूँ। सबसे पहले मैं 5, मेरे यहाँ पर डिफरेंट कंट्री के अलग अलग नागरिकता के लोग होते हैं, तो मैं 5 ऑर्गन्स को लेती हूँ, उनको हर तरीके से, आंखों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, छूने के माध्यम से, टच करने के माध्यम से, टेस्ट करने के माध्यम से हिंदी सिखाती हूँ। उसके बाद मैं मौखिक के ऊपर आती हूँ, मौखिक के बाद में फिर लिखित भाषा का स्वरूप आता है। और जैसे कि वो कह रहे हैं कि साहित्यिक भाषा भी बहुत जरूरी है, तभी
हमारी हिंदी के प्रति लोगों के अंदर प्रेम का भाव जागृत होता है। और आज के जो हमारे स्वागत भाषण के अंदर डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने कहा, डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और इतने सुंदर मंच का संयोजन किया। और आप जो ये श्रृंखला शुरू कर रही हैं, ये बहुत अच्छी है। इस श्रृंखला के माध्यम से अलग अलग देशों से लोग जुड़ेंगे और अपने मन के उद्गार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसमें युवा भी होंगे, बच्चे भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, अलग अलग नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होंगे। इस मंच का मैं और इस मंच से जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो पीछे हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इस मंच के साथ साथ मैं अभी देख रही हूँ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल WS भी जुड़े हैं, मैं उन्हें भी पहले तो प्रणाम करती हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर मीरा सिंह जी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें भी आभार व्यक्त करके धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और बच्चों को उत्साह और आज के जो प्रतिभागी थे उनको उत्साह दिया। इसके साथ ही जो इसकी तकनीकी टीम है और तकनीकी टीम के साथ में जो इसके पीछे जो मीडिया है, उन सब का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपना वक्तव्य देना चाहूंगी, अगर माधुरी जी एक डॉक्टर सोमदत्त जी 1 मिनट का टाइम है। मैं अभिव्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगी कि अभिव्यक्ति का माध्यम मौखिक विचारों का प्रवर्तन है। हम विचारों का संप्रेषण अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम बोल के करें, हम अपने हाथों के इशारे से भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें भाषा नहीं आती, ये मेरा अनुभव है। मैं थाईलैंड में जब प्रथम बार गई, मुझे थाई भाषा नहीं आती, तब मैं हाथों के इशारे से, मुंह के इशारे से, आंखों के इशारे से बात करती थी और जो थाई लोग थे वो मेरी भाषा को समझ जाते थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम भाषा सीखते हैं तो हमारे जो ये 5 ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर बहुत बड़ी अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। हम अपनी बात को दूसरे के माध्यम, कहते हैं ना कि आजकल तो इशारे भी बहुत चल गए हैं, बातें बिहारी जी कहते थे है ना, भरे भवन में करता है नैनन में ही बात। हाँ, भरे भवन में ना पहले नायक नायिका अपने मन की बात कर लेते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था और सारी बात कहाँ सुनी आंखों ही आंखों में हो जाती थी, हाथों के इशारों से हो जाती थी। हम कर सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति। तो सांकेतिक जो भाषा है वो प्रथम आती है और उसके बाद मैं कहूंगी कि मौखिक भाषा है। उसके अंदर हमें अपनी भाषा को, उसके शुद्ध रूप को संयोजना है और उसके बाद हमें बच्चों को लिखित भाषा की ओर करना है, क्योंकि आजकल बच्चे कंप्यूटर में काम करते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए वो लिखना नहीं चाहते, उनसे कितना भी बोलो अपनी कविता लिखिए, वो बोल देंगे, लेकिन जब उनको लिखने की बात आएगी ना, कोई लिखने को तैयार नहीं होता, क्योंकि आजकल मीडिया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि बोलते हैं और वो टाइप हो जाता है। वो कहते हैं मैडम बोल दिया है, टाइप हो गया, सामने टाइप हो जाता है, उनको लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो लिखित भाषा, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लिखित भाषा का जो स्वरूप है धीरे धीरे लुप्त होगा, क्योंकि हम भी आजकल बोलते हैं और टाइप, हमारे मैसेज टाइप हो जाते हैं। तो हमें अपनी अभिव्यक्ति को इतना सशक्त करना होगा कि हम अपनी बात को व्यक्त कर सके, और चाहे उसका स्वरूप मौखिक हो चाहे लिखित हो। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और विश्व हिंदी सचिवालय का तहे दिल से आभार, धन्यवाद व्यक्त करूंगी। धन्यवाद। क्षमा कीजिए, श्रीमती शिखा रस्तोगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी प्रतिभागियों और हमारे मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत भी किया, उनका धन्यवाद भी किया, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। गागर में सागर भरने के लिए थाईलैंड की श्रीमती शिखा रस्तोगी जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आज संसार भर में जहां जहां भारतवंशी बसे हुए हैं, वहां वहां हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी की सेवा में श्रद्धा भाव से कितने ही हिंदी प्रेमी लगे हुए हैं। विश्व मानचित्र पर हिंदी
को सम्मान दिलाने के ध्येय को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाकर चलने वाली एक ऐसी संस्था है जिसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, वह है विश्व हिंदी सचिवालय। अब हमारे समक्ष आ रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आपने भारत सरकार की कई हिंदी सेवी संस्थाओं के संचालन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको मंच समर्पित करते हैं डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। नमस्कार, मैं शुभंकर मिश्र। जैसा कि काशीनाथ जी ने कहा कि मैंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है, लगभग 2 महीने पहले, 3 महीने के लगभग समय गुजर चुका है। आप सब में मैं शिखा रस्तोगी मैम का, आदरणीय शिखा रस्तोगी मैम जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने धन्यवाद के माध्यम से जो मेरा काम है वो आसान कर दिया है। मैं समझता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता हम बाद में भी थोड़ी देर कर लेंगे, पर बेसिक चीज है कि जब हम आज अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो मैं जब आपकी बात सुन रहा था, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, हो सकता है बीच में कभी भी कट जाए। तो उसमें हमने देखा कि आपने सबसे पहले हिमानी मिश्र जी का मैंने सुना, उन्होंने लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना जो 4 भाषा शिक्षण के कौशल हैं उनकी चर्चा की। आपने बड़े ही प्रभावी ढंग से इसका अपने आप को विस्तारित किया, उसको समझाया, उसकी संकल्पना को, उसकी गूढ़ संकल्पना को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं उन सब का धन्यवाद। लेकिन जब आज अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो मैं समझता हूं कि मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृत में एक कादम्बरी का नाम सुना होगा। कादम्बरी एक प्रसिद्ध गद्य रचना है जिनके रचयिता बाणभट्ट हुआ करते थे। बाणभट्ट जब 41 साल की उम्र में थे तो एक आख्यान आता है कि उनका समय, उनको लगा कि उनका नजदीक आ गया है, तो उन्होंने उनके 4 पुत्र थे, उसमें वैयाकरणिक थे, साहित्यकार थे, ज्योतिष थे और वैद्य थे। 4 पुत्र थे जो अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग आजीविका के साथ चल रहे थे। जब उनको बाणभट्ट जी को ये लगा, कविवर बाणभट्ट को ये लगा, गद्यकार बाणभट्ट को ये लगा कि अब उनका समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और उनको लगा कि ये कादम्बरी की रचना वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। वो लगा कि इस रचना को पूरा कौन करेगा मेरे मृत्यु के बाद। तो उनमें से उन्होंने पहले पुत्र से पूछा, उसमें वैद्य और ज्योतिष जो पुत्र थे वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो पहले उन्होंने व्याकरण पुत्र जो था, जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता था, उनको बुलाया और पूछा कि इदम किम। एक सामने सूखा पेड़ था तो उसमें पूछा इदम किम। तो बेटे ने कहा कि शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, कि सूखा पेड़ सामने खड़ा है। उसके बाद बाणभट्ट ने दूसरे अपने पुत्र से पूछा, उस पुत्र का नाम उनका था पुलिंद भट्ट था। पुलिंद भट्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कि नीरस तरुरिहि विलसति पुरतः। अब आप ये समझ गए होंगे कि सूखा वृक्ष आगे खड़ा है कि का संस्कृत में अनुवाद हुआ शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, सीधा प्लेन ट्रांसलेशन है इसका। जबकि दूसरा जो है वो नीरस तरुरिहि विलसति पुरतः। आप दोनों को सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि अभिव्यक्ति के स्तर पर कौन ज्यादा सफल है। मैं समझता हूं कि ये दोनों ही अभिव्यक्तियां सफल थी, लेकिन जब प्रसंग साहित्य का होता है तो उसमें साहित्यिक अभिव्यक्ति, आप सब ने अलंकार की बात की, आप सब ने उसमें अलग अलग छटाओं की बात की। एक चर्चा ये भी हुई कि समतुल्य नहीं होते हैं, जो आदरणीय अनूप भार्गव जी ने कहा कि समतुल्य नहीं होते। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी शब्द किसी का न पर्यायवाची है न किसी का कोई समतुल्य है। जब आप अनुवाद अध्ययन में पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि समतुल्यता का एक सिद्धांत है जो ये साफ साफ कहता है कि कोई भी शब्द किसी का समतुल्य नहीं है। शब्द की इतनी अर्थक छायाएं हैं, इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थक छायाएं हैं कि यदि आप उसमें मास्टरी करते हैं, उसके न्यूएंसेस को यदि आप समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने अभिव्यक्ति में सफल होंगे। मैं 3 शब्दों का एक उदाहरण देता हूं कि कैसे अर्थ अलग अलग हैं। कि द अर्थ
का हिंदी में तीन, संस्कृत का ही शब्द है ये, कि 3 शब्द होते हैं पृथ्वी के लिए, अचला, पृथ्वी और वसुंधरा। ये तीनों ही शब्द आपको लगेगा कि जब हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे द अर्थ का, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अचला शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका मतलब ये है, जो व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है कि न चलती इति अचला, जो नहीं चलती है वो अचला है। आपने विज्ञान पढ़ा होगा जिसमें एक भू केंद्रीय निकाय हुआ करता था। आदरणीय अनूप भार्गव जी बताएंगे, आप विज्ञान के व्यक्ति हैं। तो भू केंद्रीय निकाय में यही था कि पृथ्वी स्थिर है और चारों तरफ से उसके सामने में सूर्य उसके चारों केंद्र के चक्कर काटता है, भ्रमणशील होता है। तो ये तब की संकल्पना में कभी हमारे पूर्वजों ने बताया होगा कि पृथ्वी को अचला रखा। दूसरा एक उदाहरण था पृथ्वी। पृथ्वी जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि पृथ्वी समतल है, सपाट है, तो इसीलिए एक शब्द आया पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है पृथुनाथ इति पृथ्वी, जो फैली हुई है वो पृथ्वी है। उसके अलावा एक और शब्द था जो वसुंधरा शब्द आया। वसुंधरा का मतलब वसूनि धरती इति वसुंधरा, जो रत्नगर्भा के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारा खनिज पदार्थ होते हैं पृथ्वी के नीचे, तो उसको वसुंधरा। मेरा ये कहना है कि तीनों शेड्स द अर्थ के लिए हैं तो, लेकिन ये तीनों बिल्कुल अलग अलग है। मैं समझता हूं कि जब आप किसी चीज के लिए अभिव्यक्ति के स्तर पर आते हैं, उसके न्यूएंसेस को समझते हैं, कि जहां मुझे पृथ्वी की दृढ़ता दिखाना हो, किसी बात में दृढ़ शब्दों का प्रयोग करना हो, तो हम वहां अचला शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जहां मुझे पृथ्वी के विस्तार, फैलाव की बात करना हो, उसकी मर्यादा और उसकी सीमाओं की बात करना हो, तो वहां हम पृथ्वी शब्द का उदाहरण का चयन कर सकते हैं। और जहां मुझे पृथ्वी को गुणों से भरपूर, गागर में सागर जैसे शब्दों की बात करनी हो, तो हम वहां पे वसुंधरा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 छोटी छोटी चीजें हैं। मैं आपको समझता हूं कि ये जो समतुल्यता का सिद्धांत है, ये अपने आप में बहुत अनुवाद में भी बहुत, जब हम लोग अनुवाद की कक्षा में जाते थे तो हम इस बात पर काफी चर्चा करते थे कि कैसे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आप सब ने देखा कि कैसे, जैसे आपने एक उदाहरण दिया अभिव्यक्ति के स्तर पर, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हम दोनों में देखते हैं कि एक पूर्ण कॉमा के उसमें जो है अल्प विराम की वजह से आप कैसे उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि छोटी चीज में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चूंकि विलंब से जुड़ा हुआ हूं और मुझे कार्यक्रम का समय कब समाप्त होना है इसकी थोड़ा सा मुझे नहीं पता है। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में, तथा हिंदी से प्यार है साउथलैंड हिंदी स्कूल न्यूजीलैंड एवं थाई भारत सांस्कृतिक आश्रम थाईलैंड के सहयोग से इस आभासी कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबको हार्दिक धन्यवाद है। आप सब लोगों की ऊर्जस्वी सहभागिता में देख रहा था कि आप सब लोगों ने, किसी ने वैसाखी की बात की, किसी ने अपने संस्मरण में पहाड़गंज की बात की, किसी ने अपने प्रयोजन मूलक भाषा की बात की, त्रिपाठी जी ने हिंदी को चीन में किस स्तर पर उसका शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसकी बात की। वो सब हमारे लिए सारगर्भित रहा। ये विवेचन, ये विमर्श अपने आप में समग्र था और उन सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। औपचारिकता करते हुए इस क्रम में आभारी हूं मैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का, जिन्होंने कार्यक्रम के आरंभ में आप सबका अभिनंदन किया तथा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिंदी में अभिव्यक्ति के विषय प्रवर्तन में अपने ओजस्वी वक्तव्य के लिए मैं न्यूजीलैंड से जुड़ी आदरणीय श्रीमती हिमानी मिश्र जी का हार्दिक आभारी हूँ। आपने LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो भाषा एक्विजिशंस के, भाषा अर्जन के जो 4 कौशल हैं, उसको बड़े ही विस्तार से, बड़े रोचक तरीके से समझाया। हम आभारी हैं मैम, आपके हार्दिक धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए स्वीडन के डेविस डायमंड जी को धन्यवाद। आपका पहाड़गंज का संस्मरण बहुत रोचक है। मैं स्वयं दिल्ली से संबंध रखता हूं और पहाड़गंज के शाम कभी हम, हमारा वो बाजार हुआ करता था, हम उसके आसपास रहा करते थे। तो वो जब आपने जो जिस तरह से चित्रण किया पहाड़गंज का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही मर्मस्पर्शी था, बड़ा रोचक था। और आपको यदि कभी मौका मिलो तो पहाड़गंज पर एक बॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है, आप जरूर देखिएगा उसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थाईलैंड से जुड़ी प्रतिभागी पवरिशा सिमोंगथोंग का आभार। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में भारत और थाईलैंड के बीच की साझी संस्कृति को जिस तरह से
हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत आभार आपका। न्यूजीलैंड से जुड़े ओम चंद्रा जी, आप सबसे कनिष्ठ हैं। कनिष्ठ सबसे कह दिया तो फिर कनिष्ठ कह दिया तो सबसे कहने की जरूरत थी नहीं वैसे, लेकिन चूंकि ये उसमें है तो क्या कि कनिष्ठ है, आप वक्ता रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ ओम चंद्रा जी। आप ओम चंद्रा सबसे कम उम्र के हैं और आप 12 साल के हैं, तो मैं इससे ये कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा बेटा भी 12 साल का ही है। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आपने जिस तरह से प्रस्तुति की वो काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है बच्चे, कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक न्यूजीलैंड में रहते हुए आपका हिंदी का वाचन, हिंदी का जो अभिव्यक्ति की जो हिंदी में आपका स्तर है वो काबिल तारीफ है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आदरणीय श्री अनूप भार्गव जी का आभारी हूँ। आप ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा कि भाषा सरल होनी चाहिए, और मैं भी मानता हूं, क्योंकि भाषा शब्द का ही मतलब हो कि भाष्यते अनया इति भाषा, जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं, वो भाषा है। और भाषा सरल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने साहित्यिक भाषा की बात की, आप स्वयं वैज्ञानिक रहे हैं, विज्ञान से संबंध रखते हैं, तो वैज्ञानिक भाषा भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पे ब्रेविटी की बात करते हैं हम, संक्षिप्तता की बात करते हैं, सारगर्भिता की बात करते हैं। विज्ञान और व्याकरण ये दोनों विषय ऐसे हैं जहाँ पर कि व्याकरण के बारे में तो ये कहा जाता है कि अर्धमात्रा लाघवे पुत्रोत्सवे मन्यन्ते वैयाकरणिकाः, कि आधा मात्रा यदि लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी में यदि खत्म करने में व्याकरण कामयाब हो जाते थे तो कहते थे पुत्र या पुत्री के उत्सव जैसा जश्न मनाते थे, ताकि वो ब्रेविटी इतनी है। वही बात मैं समझता हूं कि विज्ञान में भी है। विज्ञान की भाषा सटीक होती है, सरल होती है, सधी हुई होती है, और उसमें जरा सा भी यदि कुछ अनुचित शब्द आ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने आपको अभी भाषा में कहा कि सबसे कनिष्ठ हैं, जबकि कनिष्ठ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है। तो सबसे, चूंकि हम कनिष्ठ शब्द का मतलब नहीं समझ रहे हैं कई बार, तो इसीलिए हम उसमें और एक और सुपरलेटिव डिग्री सबसे लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये एक कमी होती है। तो मैं समझता हूं कि विज्ञान जो समझता है और विज्ञान में जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वो यदि साहित्य की बात करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वक्तव्य। और आपकी कुंवर नारायण जी की जो कविता थी वो बहुत ही सारगर्भित थी, मार्मिक था, रोचक था, और अपने आप में भाषा को लेकर के जो विमर्श उसमें था वो निस्संदेह हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। आपका आभार। मैं आभारी हूं चीन से जुड़े डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपने मैला आंचल पर अपना शोध कार्य किया है। मैं स्वयं मिथिलांचल से हूं। मिथिलांचल और फणीश्वर नाथ रेणु की मैथिली में भी कई रचनाएं हमने पढ़ी हैं, देखी हैं। उनके मैला आंचल में भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो मिथिलांचल के ही है, मैथिली भाषा के शब्द आते हैं। मैं समझता हूं कि आप उसके परिवेश को समझते होंगे। और आपने जिस तरह से कई स्तरों पर चीन में हिंदी शिक्षण की बात की है, आपने कहा कि बहुत सारी चीजों पर वहां पे चीन में काम हो चुका है। ये हमारे लिए बड़ा प्रेरणास्पद चीज है कि चीन इतना आगे, हम आपके नेतृत्व में चीन काफी हिंदी में तरक्की कर रहा है, हिंदी में हिंदी साहित्य और भाषा के परिवर्धन के संवर्धन के लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और विश्व हिंदी सचिवालय के साथ भी आप हमसे जुड़िए, और यदि इसमें कुछ और आगे हम कुछ कर सकेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को स्थापित करना, वैश्विक स्तर पर हिंदी को पहुंचाना, तो इसमें कुछ और भी हो, हमसे सहयोग हो, और भी किसी संस्था से, भारत की किसी संस्था से सहयोग की जरूरत हो जो शिक्षा मंत्रालय में आते हो, हमसे संपर्क करिए, हम जरूर आपका सहयोग करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समापन अभिव्यक्ति के लिए थाईलैंड से जुड़ी श्रीमती शिखा रस्तोगी की आभारी हूँ। मैम, आपने बहुत ही सरल शब्दों में आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं तो बस अब औपचारिकता भर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बहुत ही सरल शब्दों में और बड़े ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही सटीक शब्दों में आपने सब हमारे जो आमंत्रित वक्ता हैं, अतिथि हैं, सबको आपने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। मैं और इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं, जैसे कि विनोद महूद जी हैं, राजीव आबुत्तर जी हैं, आदरणीय कल्पना लाल जी हैं, मधु खन्ना जी हैं, जिनके नाम मैं आपकी स्क्रीन पर पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूँ। सोनू कुमार जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिहार इंडिया से उन्होंने जुड़े हैं। मैं उन सब का आभारी हूँ कि आप सब लोग इस सामाजिक सरोकार के कार्य में जुड़े हमसे।
विश्व हिंदी सचिवालय के साथ आपने अपना एक जो कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, तो आप सब हमने हमारे साथ सहयोग किया, हाथ बढ़ाया और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए, हिंदी को वैश्विक स्तर पर जो आप सबका जो उद्देश्य रहे वो पूर्ण हमारे उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आप सब लोग जिस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं, निस्संदेह हमें काबिले तारीफ है, श्लाघनीय है और मैं आप सबका आभारी हूँ, हार्दिक आभारी हूँ। इसी तरह आगे भी हम और कार्यक्रम करेंगे। आप सब हम लोगों को अपनी सुझाव दीजिए कि हम और क्या इन कार्यक्रमों में जोड़ सकते हैं और किस तरह से आपने, जैसे कि शिखा रस्तोगी में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की, और भी बहुत पक्ष हैं, साहित्य है, कला है, संगीत है, और भी हम कहाँ जा सकते हैं, इसके अलावा कि और हिंदी को हम कहाँ कहाँ पहुंचा सकते हैं, ये सब एक विमर्श का विषय है, हम करेंगे। लेकिन आज की उपस्थिति में और आप सब लोगों की प्रस्तुति से मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस, जय भारत। नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभकर मिश्रा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम एवं फेसबुक से जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अनूप भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके प्रति आभारी हैं जो यह कार्यक्रम हमारे सहयोग से, ये विश्व हिंदी सचिवालय के सहयोग से चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।